अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो जनरल गैस लॉ है। जनरल गैस लॉ अगर देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लॉ है जिसमें हमने जनरल का वर्ड यूज़ कर दिया। इट मीन जितने भी गैस के लॉज होंगे उन्हें कंबाइन कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी लॉज बने हैं वो जस्ट 4 पैरामीटर्स पे बने हैं। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अभी वो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। प्रेशर है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है और वॉल्यूम है। ये 4 पैरामीटर्स के जरिए आपके पास जितने भी गैस के लॉज हैं वो सारे के सारे फॉर्मेशन हुए। ठीक है, किस तरीके से फॉर्मेशन हुए? उसने समथिंग लाइक वॉल्यूम को उसने सिलेक्ट करके बाकियों सबको इसके अंदर वेरी किया। किस तरीके से वेरी किया जी? अभी देखिए कि उसने काम क्या किया। उसने वॉल्यूम को लिया और प्रेशर को वेरी कर दिया। वॉल्यूम को लेके प्रेशर को वेरी किया। वो कहता है कि अगर मैं किसी का भी प्रेशर बढ़ाता हूं उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। मतलब इनमें मिला उसे इनवर्स रिलेशन। ठीक है। सेकंड, उसने अभी इसको करने के बाद फिर वो करता है टेम्परेचर के साथ। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी का भी टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है आपके पास, तो डायरेक्ट रिलेशन इसमें। ठीक है। फिर एवोगैड्रोस लॉ आपके पास आ गया। वो ये इंडिकेट करता था कि अगर हम किसी के भी अमाउंट को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते हैं, तो उसके बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है आपके पास। अभी देखिए कि यहाँ पे फिर बाकी की कौन सी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट थी। यहाँ पे ये था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अंदर ये था कि अगर दो को वो वेरी कर रहा है आपके पास तो बाकी सबको वो कांस्टेंट कर देता था। बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम को लिया गया था, प्रेशर और वॉल्यूम को लिया गया था, बच के ये दोनों को वो कांस्टेंट कह देता था। बॉयल्स लॉ जो है वो इन दोनों को कांस्टेंट शुमार करता है। टेम्परेचर एज नंबर ऑफ मोल्स को वो कांस्टेंट शुमार करता था। इसी तरीके से फिर आपके पास बाकी का जो आपके पास ये चार्लस आया। चार्लस ने जब दो को पिक किया तो बाकी दो को कांस्टेंट कर दिया। चार्लस लॉ जो था इसमें उसने क्या किया, इसमें उसने ये किया कि यहाँ पे उसने मेंशन किया टेम्परेचर और वॉल्यूम को। मतलब उसने जस्ट इन दो को पिक किया, अगर इनको वेरी कर रहा था आपके पास है। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। मतलब टेम्परेचर एज नंबर ऑफ मोल्स, मतलब यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है ना, प्रेशर एज नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए इसमें कांस्टेंट हो गए जी। इसके बाद फर्दर जो है ये लास्ट वाला एवोगैड्रोस लॉ आपके पास है। एवोगैड्रोस में क्या था, एवोगैड्रोस लॉ में उसने दो चीजों को लिया, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम के साथ, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम के साथ। मतलब इन दो को उसने सिलेक्ट किया, मतलब ये दोनों के दोनों इसके लिहाज से क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए थे। तो इस तरीके से ये सारों ने अपने अपने लॉ को इंडिकेट किया। फिर क्या हुआ, हमने बनाना था जनरल लॉ। जनरल लॉ किसे कहते हैं? जनरल लॉ उसे कहते हैं जिसमें सारे के सारे लॉज कंबाइन हो जाए। हमने यही काम किया कि हमने इन तीनों के रिलेशंस को कंबाइन कर दिया। तीनों के रिलेशंस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। रिलेशंस को कंबाइन कर दिया। जब इनके रिलेशन को कंबाइन करेंगे तो आपको पता है कि इन सब में एक कांस्टेंट चीज है वॉल्यूम, वो आपके पास यहाँ पे है। बाकी ये सारे के सारे एक साइड पे आ जाएंगे। कैसे? ये आपके पास जो है फ्रिक्शन में है, मतलब नीचे है आपके पास डिनोमिनेटर में, और बाकी ये और ये दोनों डायरेक्ट है तो ये दोनों के दोनों ऊपर हो गए आपके पास। अभी देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शन आ गया। आपको पता है कि किसी भी रिलेशन के जब प्रोपोर्शन को खत्म करते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट यूज होता है जिसे हम कांस्टेंट कहेंगे। इसको हम जनरल कांस्टेंट आर कहेंगे। आपके पास आर यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है। v इज इक्वल टू आर लगा दिया, साथ में क्या है एन टी बाई पी आपके पास। ठीक है। आपने काम ये क्या करना है, ये p यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ताकि फ्रिक्शन को खत्म किया जा सके। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस इक्वेशन से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास। मतलब पी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन आर टी। अभी ये आपके पास यहाँ पे ये जो चीज बनी है आपके पास, ये एक जनरल गैस इक्वेशन है। ये क्या है, एक इक्वेशन बनी है जो कि तीन रिलेशंस को, गैस के लॉज को कंबाइन करके बनाई गई है। इसे हम जनरल इक्वेशन कहते हैं। इनके पास ये क्या है, जनरल इक्वेशन है। अभी जनरल इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है ये वाला आर, इसे हम इसी के नाम से रिलेट करेंगे। देखें, जनरल कांस्टेंट आर, जनरल इक्वेशन का जो कांस्टेंट है आपके पास, जनरल कांस्टेंट आर आपके पास ये। अभी देखेंगे यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया कि जनरल इक्वेशन को किस तरीके से बनाया गया और उसके अंदर जनरल कांस्टेंट कौन सी चीज इस्तेमाल की गई, वो हमने आर को यूज किया। ठीक है। अभी वो कहता है कि आप जो है इस इक्वेशन से
आप इस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ भी बना सकते हैं, इस इक्वेशन से चार्ल्स लॉ भी बना सकते हैं, इस इक्वेशन से एवोगाड्रो लॉ भी बना सकते हैं। अभी किस तरीके से बना सकते हैं वो चीज यहाँ पे अभी हम देखते हैं। मैं थोड़े से पैरामीटर्स को थोड़ा सा रेस करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से ये बना सकते हैं। जी बात सुने जी, बॉयल का जो लॉ था उसने किन को स्टडी किया, प्रेशर और वॉल्यूम को, बाकी सारे के सारे उसके लिए क्या थे, कांस्टेंट थे। बात सुनिए, बॉयल्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट थे वो दो कांस्टेंट थे, एक तो था टेम्परेचर, दूसरा था नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या थे, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों उसके अंदर कांस्टेंट थे जी, मान लिया जी। अब इक्वेशन को लिखते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, ये भी कांस्टेंट हुआ T, और जबकि N भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये जनरल कांस्टेंट R है, तो इट मीन इन सब कांस्टेंट को मिला के क्या बना, एक नया कांस्टेंट बना, इन सब को मिला के एक नया कांस्टेंट बना जो कि R है आपके पास। इट मींस PV इज इक्वल टू K हो गया आपके पास। ये क्या चीज है, ये बॉयल्स लॉ है आपके पास, ठीक है। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक ही चीज होती है, वो चेंज नहीं होती है आपके पास। अच्छा, इसके बाद इसी से हम रिड्यूस करके आगे चार्ल्स पे निकाल सकते हैं। कैसे, चार्ल्स क्या कहता है, चार्ल्स लॉ हमें ये बताता है कि उसमें प्रेशर एज नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है जी। चलिए ठीक है, मान लिया उनको कांस्टेंट लेंगे जी। इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। अभी आप खुद दे सकते हैं कि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आपने इसको उधर ले जाना है तो आपके पास V इंटू क्या हो जाएगा, NR बाय P, और साथ में क्या हो जाएगा T। अब ये सारा का सारा एक कांस्टेंट है आपके पास, N भी कांस्टेंट है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, P आपको पता है कि चार्ल्स के अंदर P जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये सारा का सारा एक कांस्टेंट बन गया। इट मींस यहाँ पे आपके पास क्या रिलेशन मिला, V इज इक्वल टू KT, मतलब इस सारे को हमने क्या कह दिया, K कह दिया आपके पास। तो इट मींस हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये चार्ल्स लॉ निकाल लिया जिसमें ये बताया जाता है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर कांस्टेंट को खत्म करते हैं यहाँ पे। तो इट मींस यहाँ से चार्ल्स लॉ भी निकाल लिया गया। इसी तरीके से एवोगाड्रोस लॉ भी निकाल लिया जाता है, जिससे हम ये कहते हैं कि हमने, अच्छा एवोगाड्रोस लॉ निकालने के लिए हमें कौन सी दो चीजें कांस्टेंट करनी पड़ेंगी, आपको पता है कि एवोगाड्रोस लॉ हमने क्या कहा था, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है जी। ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा क्या, n, मतलब ये उधर जाके कांस्टेंट मिल के सारे एक कांस्टेंट बनाएंगे K, और n उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके पास सेकंड मतलब लास्ट वाला लॉ भी क्रिएट हो जाएगा। ये हमने सबसे पहला लॉ क्रिएट किया, उसको रिड्यूस करते ही हमने दूसरा लॉ क्रिएट किया, ठीक है। अभी हम जो है इसका तीसरा लॉ क्रिएट में यहाँ पे आप लोगों को कर देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए किस तरीके से क्रिएट किया गया है। देखिए इसमें उसने जो एवोगाड्रोस लॉ था, एवोगाड्रोस लॉ, उसमें उसने प्रेशर और टेम्परेचर को लिया था कांस्टेंट, इनको कर दिया था कांस्टेंट जी। अभी हमने कांस्टेंट को एक तरफ कर देना होता है जी। देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू nRT, P को उधर लीजिए तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n वैसे का वैसा RT बाय P। अभी आपको पता है ये सारा का सारा क्या है, उसके लिए कांस्टेंट है, क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और R यहाँ पे एक जनरल कांस्टेंट है। इट मीन सारे के सारे मिलके एक नया कांस्टेंट बनाते हैं जिसे हम n डॉट k और साथ में v कहेंगे। अगर यहाँ पे k को खत्म करते हैं तो यहाँ पे रिलेशन डायरेक्ट आ जाएगा, जो कि ये बताता है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स आपस में डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है ये एवोगाड्रोस लॉ हो गया आपके पास। किससे ड्राइव किया आपके पास, हमने इसी इक्वेशन से ड्राइव किया, PV इज इक्वल टू nRT के जरिए आपके पास है। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रिक है, जस्ट ये माइंड में रखना है आपने, ठीक है। 4 पैरामीटर्स का बता दिया, उनको रिलेट करके आप इजीली खुद ब खुद ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फिर हम लास्ट वाली बात ये करते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे भी बताता हूँ कि यहाँ के जैसे कि सारे लास्ट के अंदर हमने कांस्टेंट k के इक्वल जैसे कैसे किया हुआ है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा भी रिलेट करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है जनरल गैस लॉ क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अगर मैं इसका कांस्टेंट निकालना चाहता हूँ, R निकालना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो n है और ये जो T है से मल्टीप्लाई और इधर आके वो डिवाइड हो जाएगी। PV इज इक्वल टू NT इज इक्वल टू R। और दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास अगर हम ये कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो 1 के इक्वल हो, 1 मोल हो, तो देन आपके पास यहाँ पे 1 लिख भी दे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आने। PV इज इक्वल टू T
इज इक्वल टू आर, आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अभी देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। अभी वो कहता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आर है, जो यहाँ पे कांस्टेंट आर है आपके पास, वो एक कांस्टेंट है, मतलब वो चेंजेबल नहीं है। ये कहने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे किसी का टेम्परेचर T1 से, देखें यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, चलिए प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू आर के है ना। वो कहते हैं अगर आप टेम्परेचर जो है वो T1 से चेंज करते हैं T2 के अंदर, तो कहता है कि उसका प्रेशर भी चेंज हो जाता है, P2 हो जाता है और वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, V2 हो जाता है और बराबर किसके रहता है, वो R के। मतलब अगर आप T2 को चेंज करते हैं तो उसी लिहाज से प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे, जिसकी वजह से R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, R की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे ये बताता है, वो कहते हैं कि अगर ये और ये दोनों के दोनों R के इक्वल है तो सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि P1 V1 इज इक्वल बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। मतलब ये जनरल गैस लॉ के मुताबिक हमने ये सारी की सारी चीजें ड्राइव कर ली हैं कि आपके पास इसमें ये जो वैल्यूज है ये कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो ये पॉइंट माइंड में रखिएगा, जिसके लिहाज से हमने आर को डिटरमाइन किया हुआ है। तो ये था आपके पास सारा का सारा जनरल लॉ। मेरे ख्याल से आप लोगों को सारा का सारा समझ आ गया होगा कि जनरल लॉ असल में होता क्या है और किस तरीके से इसको हमने कंबाइन किया, सारी लॉज को कंबाइन कर दिया, दैट्स ऑल। और बाद में उसको रिड्यूस करके हमने सारी लॉज को ड्राइव भी कर लिया था। और बाद में लास्ट में जैसे कि सारों का हम निकालते थे कि अगर एक को वेरी करते हैं तो दूसरे में क्या वेरिएशन आती है, वो चेंज नहीं होता, मतलब एक के की वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पे आर कांस्टेंट तो यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये चीज़ हमें सारा का सारा गैस लॉ के मतलब पता चला। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।